गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था डिड्यूरेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें मैंने लास्ट टॉपिक आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग एज ए प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जर्नल के रिलेटेड टू डिड्यूरेशन। तो आई थिंक मैंने इलिस्ट्रेशन 34 तक करवाया था, 35 सिंपल से कर लेंगे। 36 इलिस्ट्रेशंस को देखिए कि इसमें भी आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जा रहा है। पहले तो आप लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का। जर्नल देखो, इलिस्ट्रेशन 36 में ये कहा गया है, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक were partners in a firm sharing profit in the ratio 4:3:3। एक फर्म में 3 पार्टनर है, अंकित, बॉबी और कार्तिक, तीनों का रेशियो 4:3:3। द फर्म वर डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को इस फर्म का डिसोल्यूशन हुआ। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, ये क्लियर कह रहा है कि आपके पास जो डिफरेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज थी, उन सबको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब उनको रियलाइज करने की कुछ कंडीशंस दी गई है, जिसके रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल देखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, फर्म एट स्टॉक ऑफ ₹80,000। फर्म के पास 80,000 रुपीज का स्टॉक था, जिसमें अंकित टू कवर 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 50% स्टॉक यानी कि 40,000 रुपीज का स्टॉक, जिसको अंकित ने 20% डिस्काउंट, तो 40,000 का 20% 8,000 रुपीज होते हैं। अंकित ने 8,000 रुपीज डिस्काउंट पर लिया, इसका मतलब उसने उस स्टॉक को कितने में ले लिया? 32 में। वाइल द रिमेनिंग स्टॉक, जो रिमेनिंग स्टॉक था वो कितने का बच रहा था? वो भी 40,000 रुपीज का बच रहा था। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। भाई, जो रिमेनिंग स्टॉक था 40 रुपए का था, इसको हमने 30% प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब 12,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो ये रिमेनिंग स्टॉक कितने में बिकेगा? 52,000 में बिकेगा। अब 32 में तो अंकित ने स्टॉक को लिया, अंकित पार्टनर है। पार्टनर अगर किसी भी एसेट्स को लेता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। उसके लिए तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट अंकित की कैपिटल डेबिट, अंकित कैपिटल टू रियलाइजेशन। 52 में स्टॉक को बेचा तो उसके लिए पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का स्टॉक था मैटर नहीं करता, क्या प्रॉफिट या क्या लॉस है वो मैटर नहीं करता। डिसोल्यूशन के केस में मैटर करता है कि कोई भी चीज कितने में ली गई है, कितने में बेची गई है। ठीक है, 32 में अंकित ने लिया, अंकित कैपिटल टू रियलाइजेशन, 52 में बैंक में बेचा। फॉर्मेट आपने बना लिया। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? देखो, दोनों को एक साथ मिलाते, अंकित ने लिया, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट। 52 का मार्केट में बिका है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अंकित ने कितने में लिया है? 32 में। मार्केट में कितने में बिका है? 52 में। और टोटल कितने का हो गया? 84 का। यहां पे लिखेंगे स्टॉक 50% स्टॉक टेकन बाय अंकित एंड रिमेनिंग सोल्ड भाई, जो बचा हुआ स्टॉक था उसको मार्केट में हमने सेल कर दिया। क्लियर? इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन कहते हैं नेक्स्ट। इसमें कहते हैं ए लायबिलिटी अंडर ए सूट का मतलब होता है केस फॉर डैमेजेस included in creditor was settled ₹32,000 as against
only 13,000 provided in books. Total creditor of the firm were 50,000. देखो बेटा ये कह रहा है कि फर्म के जो टोटल क्रेडिटर थे वो 50,000 के थे। अब ये कह रहे हैं कि ए लाइबिलिटी फॉर डैमेज, ए लाइबिलिटी फॉर सूट इन डैमेज, भाई आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया था जिसके अगेंस्ट आपके ऊपर केस चल रहा था। दिस लाइबिलिटी वाज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, ये क्रेडिटर में शामिल थी जिसको हमने 32,000 पे किए एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन बुक्स। यानी कि वो लाइबिलिटी हमारे क्रेडिटर में शामिल थी, कितने की शामिल थी? 13,000 की। हमने उसको अपने क्रेडिटर में 13,000 रुपीज दिखा रखा था, इसके अगेंस्ट तो हमने पेमेंट की है 32,000, ठीक है, और कुछ बता नहीं रहा। अब आप देखो कि टोटल क्रेडिटर हमारे 50 के थे, 13,000 तो आपने वो डैमेज वाली लाइबिलिटी के दिखा रखे थे, तो बाकी के क्रेडिटर कितने के बचे? 37,000 के बचे। ये जो 13,000 की लाइबिलिटी थी इसके अगेंस्ट तो हमने दिए 32, और इस 37 के रिगार्डिंग कुछ नहीं बता रखा। तो मैंने बताया था कि अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो ये माना जाएगा कि उस लाइबिलिटी की पूरी पेमेंट की गई है। इसका मतलब एक तरीके से आपने टोटल पेमेंट जो की है अपने क्रेडिटर की वो 69 की पेमेंट की है। भाई 13 वाली लाइबिलिटी के लिए तो आपने दिए 32, और जो 37 की लाइबिलिटी थी उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो ये माना जाएगा उसके अगेंस्ट आपने पूरे 37,000 ही पे किए हैं। तो 13 वाले के 32, 37 वाले के 37, तो टोटल पेमेंट कितने की हो गई? 69 की। अब पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है बैंक को करोगे क्रेडिट, तो आपकी एंट्री यहां पे बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों को मिलाकर एक साथ ही लिख दो, दो अलग अलग एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल 69। क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर्स पेड, भाई हमारा जो क्रेडिटर था उनकी हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट आपको कहता है बॉबीज सिस्टर लोन ऑफ ₹20,000 वर पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। हु वाज बॉबी? ए पार्टनर, और उसकी सिस्टर हमारे लिए थर्ड पार्टी कहलाएगी। देखो बॉबी की सिस्टर ने हमारी फर्म को 20,000 रुपीज का लोन दे रखा था जिसको हमने 2,000 इंटरेस्ट से पेमेंट की। अब बॉबी की सिस्टर हमारे लिए थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की लायबिलिटी आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हो, और उसकी जो पेमेंट करते हो वो कहां दिखाते हो? डेबिट में। अब आप देखो कि वो लायबिलिटी कितने की थी तो 20 की, लेकिन विद इंटरेस्ट आपने 22 पे की, कोई बात नहीं है। 2,000 की एंट्री सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है आपके लिए। तो ये बात है कि ये लायबिलिटी 20 की, आपने उसकी पेमेंट की 22 में, इधर 22 दिखा दो, ऑटोमेटिकली इधर 20 इधर 22, 2,000 रुपए इधर डेबिट में ज्यादा हो गए। डेबिट में ज्यादा होने का मतलब ही क्या होता है? लॉस होता है। तो आप एक तरीके से 22 की पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है बैंक को करोगे क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट की जा रही है? 22,000 पेमेंट मेड फॉर बॉबीज सिस्टर लोन। बॉबी के सिस्टर लोन की पेमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कार्तिक्स लोन ऑफ 12,000 was settled at 12,500. Who was Kartik? A partner of firm. भाई कार्तिक फर्म का पार्टनर है जिसने फर्म को 12,000 रुपए का लोन दिया हुआ है। अब आपको पता है पार्टनर का लोन अकाउंट आप लोग सेपरेटली बनाते हैं, ठीक है। पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया, इधर दिखा दिया 12,000। अब पेमेंट करोगे 12,500, तो 500 की पेमेंट एक्स्ट्रा है, तो ये 500 आपके लिए लॉस है जिसको कहां से चार्ज करोगे? रियलाइजेशन से। तो इसकी अगर आप दो एंट्री बनाना चाहो दो एंट्री बनाओ, सिंगल में कन्वर्ट करना चाहो सिंगल में।
देखो पेमेंट है 12,500, इसका मतलब बैंक से तो पैसा जाएगा 12,500। कार्तिक का लोन अकाउंट, भाई 500 रुपए का जो लॉस है वो रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाओ। 500 का लोन दिखाओगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कार्तिक लोन, और फिर कार्तिक लोन की पेमेंट करो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो इसमें आप दो एंट्री बना लो, एक बनाना चाहो एक एंट्री कर लो। 12,000 रुपए तो लोन की पेमेंट करो, 500 रुपए आप रियलाइजेशन से चार्ज करो, और पैसा कितना जाएगा 12,500। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में कितने जाएंगे 500, कार्तिक लोन में 12,000 और बैंक से कितना जा रहा है 12,500। कार्तिक लोन पेड एट कार्तिक लोन पेड एंड एक्सेस अमाउंट चार्ज फ्रॉम रियलाइजेशन। या फिर इसमें दो एंट्री बना सकते थे, पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कार्तिक लोन और फिर कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन 36 था। इसी प्रकार नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर मूव करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 37। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 37 भी कुछ इसी प्रकार का है, जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 37, इसमें कह रहे हैं रवि शंकर एंड मधुर वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। एक फर्म में रवि शंकर और मधुर नाम के तीन पार्टनर थे जिनका रेशियो 7:1 था। ऑन 31st of March 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व किया। आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश in hand and cash at bank and third party liabilities in realization account। यानी कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद आप फर्म को डिसॉल्व किया गया। अब ये कहता है कि द फॉलोइंग ट्रांजिशन टुक प्लेस, ये कुछ ट्रांजिशन है और आपसे लास्ट में कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजिशन, जर्नल करनी। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। देखो फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये कह रहे हैं कि डेटर्स अमाउंटेड टू ₹1,40,000, 1,40,000 रुपए के डेटर थे, वर हैंडेड ओवर टू ए डेट कलेक्शन एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। देखो ये कह रहे हैं कि ये डेटर हमने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हैंड ओवर कर दी। डेट कलेक्टिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा जैसे हमारे पास डेटर होते हैं जिनके हम पैसा मांगते हैं। अब क्या होता है कि कई बार डेटर हमें पैसा देने से मना कर देते हैं। अब हम रहे बिजनेस में, हम लोगों से जबरदस्ती पैसा नहीं निकलवा सकते, तो कुछ एजेंसियां ऐसी होती है जो लोगों का पैसा कलेक्ट करके देती है। जैसे बैंकों के केस में बैंक जैसे लोगों को लोन देते हैं। अब कई लोग लोन की पेमेंट नहीं करते, अब बैंक जाकर तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बैंक का काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंस जमा करना। तो बैंक पैसा रिकवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो बैंक अपने पास एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी रखता है जिसका काम होता है बैड डेट्स का पैसा रिकवर करना ओनली। तो ये कह रहे हैं कि हमारे 140 के डेटर हैं जो हमने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हैंडओवर कर दिए जो कि 5% कमीशन लेती है। रिमेनिंग डेटर वर 47,000, आउट ऑफ विच डेटर ऑफ 17,000 कुड नॉट बी रिकवर। अच्छा इसके अलावा 47 के अदर डेटर थे जिसमें से ये कह रहे हैं डेटर ऑफ ₹17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, भाई जिनसे 17,000 रुपए आपको नहीं मिल पा रहे। ठीक है, कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकम इंसॉल्वेंट, भाई ये तो दिवालिया हो गए, ये पैसे नहीं देंगे। 47 में से 17 नहीं मिले, इसका मतलब कितना मिला 30। अच्छा ये जो 140 हमने डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी को दिए, जरूरी नहीं कि डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी पूरा पैसा रिकवर करके दे दे, लेकिन इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी हमें कितना पैसा रिकवर करके दे रही है।
तो ये माना जाएगा कि उन्होंने पूरा पैसा रिकवर कर दिया, जिसके ऊपर वो 5% अपना कमीशन काट लेंगे। काट कर हमें कितना पैसा देंगे? 133। तो एक तरीके से ये जो टोटल डेटर थे हमारे पास 187 के, 140 के ये, 47 के ये, इन दोनों से मिलाकर आपको 133 प्लस में 30, एक तरीके से टोटल 163 मिल रहे हैं। आपको अपने डेटर से 1,60,000 रुपीज मिल रहे हैं। डेटर से पैसा मिलेगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट तो जाएगा क्रेडिट, पैसा आ रहा है, बैंक को क्या करोगे? डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री यहां पे बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आपको डेटर से मिल रहा है? 163, 1,63,000 अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। भाई जो आपके डेटर थे उनसे आपको पैसा रियलाइज हुआ। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहते हैं creditors amounted to ₹5,000 were paid 3,500 in full settlement of their claim, and balance creditor were handed over stock of 90,000 in full settlement of their claim of 95। देखो बेटा, एक तो हमारे क्रेडिटर थे 95 के और एक क्रेडिटर था 5,000 रुपीज का। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये कह रहे हैं कि जो 5,000 का क्रेडिटर था उसको तो हमने 3,500 रुपीज की पेमेंट की है। ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे, रियलाइजेशन को डेबिट, बैंक को क्रेडिट। अच्छा, ये जो 95,000 का क्रेडिटर था इसको इसके अकाउंट की सेटलमेंट के रूप में, इसको इसके लोन की सेटलमेंट के रूप में आपने 90,000 रुपीज का स्टॉक हैंडओवर कर दिया। आपने उस बंदे को 90,000 रुपीज का स्टॉक दे दिया, हिसाब क्लियर। बंदा मांगते, क्रेडिटर मांगते थे 90, स्टॉक कितने का दिया? 90, हिसाब क्लियर। अब मैंने आपको समझाया था, ना तो एसेट से आपको कुछ मिल रहा, ना आप इन क्रेडिटर को कुछ दे रहे। क्रेडिटर इधर है, स्टॉक इधर है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अमाउंट अलग अलग है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपने क्रेडिटर दिखा रखा है 95 का, इधर स्टॉक दिखा रखा है 90 का, दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर ली। इस साइड का टोटल 5,000 जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रॉफिट हो गया, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया, आपको ना इस क्रेडिटर को दिखाना ना इस स्टॉक को दिखाना। ठीक, हाँ, ये जो 5,000 के क्रेडिटर है इनको 3,500 रुपीज की पेमेंट की, ये दिखाओगे। कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, मैटर नहीं करता, फिर बार बार बता रहा हूं, कितने में उसको सेटल किया गया वो मैटर करता है। आपका क्रेडिटर 5 का है, आपने 3,500 में सेटलमेंट किया है, 3,500 की पेमेंट की है, तो 3,500 दिखाओ। रियलाइजेशन अकाउंट को करोगे डेबिट, पैसा जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट कर रहे हो? 3,500। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। भाई जो आपका क्रेडिटर था आपने उसको पेमेंट की 3,500। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि ए बीआर ऑफ ₹2,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड बाय इट्स एक्सेप्टर एंड द सेम हैड टू बी मीट बाय द फर्म। देखो ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपीज का बीआर था, बिल्स रिसीवेबल था। बीआर आप समझते हो कि जब हम अपने डेटर के पैसा मांगते हैं तो अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए उनसे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं, जिसको बीआर कहते हैं। आप लोगों की 11th में पढ़ाया गया था कि आज हमें किसी पार्टी से बीआर मिला, लेकिन अगर हमें अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो हम उस बीआर को बैंक से डिस्काउंटेड करवा लेते हैं बिफोर इट्स मैच्योरिटी। आपने बीआर बैंक से डिस्काउंटेड करवा रखा था, आपका काम खत्म, आपने ये सोचा कि जो एक्सेप्टर है ही विल मेक द पेमेंट टू द बैंक, लेकिन ये कहता है कि ड्यू डेट के ऊपर ये बीआर डिसऑनर्ड हो गया।
किस वजह से डिसऑनर्ड हुआ वो बताया नहीं गया। और ये कह रहे इट वाज मीट बाय फर्म, इसकी पेमेंट फर्म को करनी पड़ी। भाई जब बीआर डिसऑनर्ड होता है बैंक तो हमसे पैसा मांगेगा। बीआर डिसऑनर्ड हो गया, वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द बैंक, हमें बैंक वालों को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए क्रिएट होती है और उसकी पेमेंट करते हो तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को करोगे डेबिट, पैसा जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट। तो यहां पे हमारी थर्ड एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट की जा रही है? 2000 की। पेमेंट मेड फॉर बीआर डिसऑनर्ड, पेमेंट मेड फॉर डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर्ड। भाई जो डिस्काउंटेड बीआर था वो डिसऑनर्ड होने की वजह से पेमेंट करनी पड़ी, डिसऑनर्ड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 6000। 6000 का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। प्रॉफिट कब होता है? जब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड जाता हो। और रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3 पार्टनर है, रवि, शंकर और मधुर। तो रियलाइजेशन अकाउंट को करोगे डेबिट, रवि, शंकर और मधुर को करोगे क्रेडिट। तो फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट, शंकर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मधुर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का प्रॉफिट है 6000, रवि, शंकर और मधुर में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशियो क्या है? 7:1, 4200, 1200 और 600। प्रॉफिट और रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, रियलाइजेशन के प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर बेटा? ठीक। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन 37। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 38। देखो बेटा सारे क्वेश्चन जर्नल के लगभग इसी प्रकार के आते हैं, बस आपको पॉइंटों को ध्यान में रखना है, कितने की पेमेंट की या कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जर्नल से रिलेटेड ही। देखो नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन 38 दिया हुआ है जिसमें कह रहे हैं गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ अनीता एंड रवि after the various assets and third party liabilities have been transferred to realization account. They shared profit and loss in the ratio of 3:2. अनीता और रवि दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। आपको इन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉर्मेट आपने बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। फॉर्मेट बार बार बनवा रहा हूं, आप लोग समझदार हैं। देखो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं Ravi was to get a remuneration of rupees 23,000 for completing the dissolution process. भाई डिसोल्यूशन का पूरा काम रवि देखेगा, इसके बदले में उसको 23,000 का रेम्यूनरेशन मिलना है। He also agreed to bear realization expense. अच्छा हम रवि को 23,000 का रेम्यूनरेशन पे करेंगे लेकिन रियलाइजेशन के खर्चे वो खुद सहन करेगा। अब ये करें रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर पेड बाय रवि फ्रॉम फर्म्स कैश, यानी कि खर्चे रवि ने पे किए लेकिन फर्म के कैश में से। पहले तो आप 23 की बात करो, आपको रवि को 23 देने हैं तो हमारे लिए तो खर्चा है, रियलाइजेशन को डेबिट और रवि को क्रेडिट, रियलाइजेशन टू रवि। अब ये कह रहा है कि जो एक्सपेंस थे ना दे आर टू बी बोर्न बाय रवि व्हिच वाज पेड बाय रवि फ्रॉम फर्म्स कैश। भाई रवि ने ये खर्चे फर्म के कैश में से पे किए, फर्म के पैसों में से खर्च किए। इसका मतलब रवि का खर्चा एक तरीके से फर्म पे कर रही है। तो रवि को फर्म तो ये मानेगी कि मैंने ये पैसा रवि को दिया, तो फर्म उसके लिए एंट्री क्या करेगी? रवि टू कैश। कितना? 10,000 से, ये 23 से। पूरी एंट्री मिलाए, रियलाइजेशन अकाउंट को कर दो डेबिट 23,
रवि 10 से डेबिट, 23 से क्रेडिट, तो 13 से क्रेडिट कर दो और कैश को भी 10 से क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट और टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23, रवीज कैपिटल 13,000, कैश कितना हो गया 10,000। अब नरेशन आप लिख लेना, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं Amitesh, an old customer whose account were ₹60,000 were written off as a bad debts in previous year, paid 90%। देखिए ये कह रहे हैं कि एक कस्टमर था पुराना जिसके हम 60,000 रुपीज मांगते थे एंड हिज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल तक वो पैसा हमारा डूब चुका था, उस बंदे ने पेमेंट करने से मना कर दिया था। अब ये कहते हैं इस साल उसने 90% अमाउंट की पेमेंट कर दी, यानी कि 60 में से 90%, 54 आपको मिल रहे हैं। अब आपके लिए तो ये पैसा डूब ही चुका था अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जो चीज आपके लिए कुछ नहीं थी उस चीज से आपको 54,000 रुपीज मिल रहे हैं। डूबे हुए पैसे के 54 मिल रहे हैं, प्लस 1 तक हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करना। एंट्रीज आपको मेनली 4 ही अकाउंट के थ्रू करनी है, रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। पैसा आ रहा है, बैंक को करोगे डेबिट, प्रॉफिट है, रियलाइजेशन को करोगे क्रेडिट। तो यहां पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा, 54,000। नरेशन में लिख दो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर ऑफ ₹40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड एट ₹38,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो ये कह रहा है कि 40,000 रुपीज का कोई क्रेडिटर है, कोई हमारे पैसा मांगता है, उसने अपने लोन के अगेंस्ट 38,000 रुपीज का फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक लायबिलिटी एसेट्स को ले रही है। तो मैं आपको बार बार बता चुका, ना तो आपको इस एसेट से कुछ मिला, ना आपने इस लायबिलिटी को कुछ दिया। एसेट्स और लायबिलिटीज का आपस में सेटलमेंट हो रहा है, आप अपनी बुक्स में उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। यहां पे आपको शो करना पड़ेगा नो एंट्री, ठीक है। एसेट्स ने लायबिलिटी को लिया, ना एसेट्स को कुछ सॉरी लायबिलिटी ने एसेट्स को लिया, ना लायबिलिटी को हमने कोई कैश पेमेंट की, ना एसेट्स से हमें कुछ कैश मिला, नो एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। भाई लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 3 लाख रुपए में सेल आउट किया, बट इट वाज सोल्ड थ्रू ए ब्रोकर। हमने एक मिडलमैन को शामिल कर लिया था, ब्रोकर को शामिल किया, जिसने उसके ऊपर 2% कमीशन चार्ज किया। तो 3 लाख का 2% 6,000 हुआ। दो तरीके से दिखा सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग से 3 लाख मिले, बैंक टू रियलाइजेशन, ब्रोकर को 6,000 रुपए दिए, रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन आप दो एंट्री क्यों बनाओ, सीधी सीधी एक एंट्री से काम चलेगा। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग को ब्रोकर ने 3 लाख में बेचा, जिसका 6,000 का कमीशन बनता है, तो वो अपना कमीशन काट के आपको कितने की पेमेंट करेगा, 294। एक तरीके से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 2,94,000 रुपीज में सेल आउट हो रही है, ठीक है। पैसा आ रहा है, बैंक को क्या करोगे डेबिट, रियलाइजेशन को क्या कर दोगे क्रेडिट। कोई भी एसेट्स बिकेगी, कहां बिकेगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। पैसा आ रहा है, बैंक को करो डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
नरेशन में लिख देना एसेट सोल्ड एंड कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहे हैं देयर वर 500 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच इन विजन लिमिटेड। विजन लिमिटेड किसी कंपनी का नाम है। किसी कंपनी के 500 शेयर थे और एक शेयर 40 रुपीज का था। अब ये कह रहे हैं कि एक्वायर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 22। हालांकि वो 40 रुपीज के शेयर के हिसाब से उनके प्राइस 20,000 बनते हैं, लेकिन आपने वो शेयर 22 में खरीदे थे। प्राइस बढ़ सकते हैं मार्केट में एक तरीके से। अच्छा, शेयर खरीदने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। आपके लिए 22,000 के इन्वेस्टमेंट है। These shares are now valued at 50 each and divided among the partner in their profit sharing ratio. अब इन शेयर्स का वैल्यूएशन 50 रुपए के हिसाब से किया गया, तो 500 शेयर 50 रुपीज के हिसाब से कितने के हो गए? 25 के हो गए। और इन शेयर्स को अनीता और रवि जो दो पार्टनर थे उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो देखो, शेयर का ओरिजिनल प्राइस कितना था, कितने में खरीदा, ये मैटर नहीं है। डिसोल्यूशन की डेट पर उनका अमाउंट क्या डिसाइड हुआ है वो मैटर करता है। आज की डेट में हमारे लिए वो शेयर 25 के थे, जिसे अनीता और रवि ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना है 3:2। तो 3:2 में यानी कि 15,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट तो लेगी अनीता और 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट कौन लेगा? रवि। किसी भी एसेट्स को अगर पार्टनर लेता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को करोगे क्रेडिट, अनीता और रवि दोनों की कैपिटल होगी डेबिट, तो यहां पे एंट्री होगी अनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट। रवि ने भी लिया है, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनीता ने कितने में लिया? 15,000। रवि ने कितने में लिया? 10,000। और रियलाइजेशन में कितना जाएगा? 25,000। इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट थे उनको पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक, इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वाज 45। भाई रियलाइजेशन पे 45 का प्रॉफिट है। आपको पता है रियलाइजेशन पे प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट साइड जाता हो, तो बटेगा कौन सी साइड? डेबिट साइड। रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट, अनीता रवि को क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीता's कैपिटल अकाउंट एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का टोटल प्रॉफिट है 45,000, रेशियो कितना है? 3:2, तो 3:2 के हिसाब से 27,000 एंड 18,000। नरेशन में नीचे लिख देंगे प्रॉफिट और रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। रियलाइजेशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर बेटा? तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास डिसोल्यूशन के केस में जर्नल से रिलेटेड है। अभी आप इन 3-4 क्वेश्चंस को करके देखिए, कुछ और क्वेश्चंस जर्नल से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।